आओगे नहीं, लेकिन 2-3 दिन के बाद खुद तोतले हो जाओगे। चलो हम अपने टॉपिक पे आते हैं। मेरा टॉपिक था कि प्रभावशाली संप्रेषण के आवश्यक तत्व क्या हैं। जो हम बातचीत करते हैं उसमें कौन कौन सी बात होनी चाहिए जो कम्युनिकेशन को बेहतर बनाता है। तो सबसे पहले है संक्षिप्त। क्या है संक्षिप्त? का मतलब क्या होता है? छोटा होता है कि अपनी बात को हम कम से कम समय में, कम से कम शब्द में अगले को समझा पाए, बता पाए, ये होना चाहिए। ज़्यादा लेंदी अपनी बात को हम समझाने जाएंगे तो खिचड़ी हो जाएगा, उसे समझ में कुछ आने वाला है नहीं। कम्युनिकेशन में ही होना चाहिए कि कम से कम शब्द में अधिक से अधिक बात अगले को बताना, समझाना, कह देना। ये हो गया मेरा एसेंशियल एलिमेंट। अगला क्या है? अर्थपूर्ण। अर्थपूर्ण। अर्थपूर्ण का मतलब ये है कि जो बात मैं आपसे कह रहा हूँ या कम्युनिकेशन जो हमारे बीच आपके बीच हो रहा है उसका कुछ अर्थ निकले, उसका कुछ मीनिंग निकले, उसका कुछ मतलब हो, तभी जाकर आपको समझ में आएगा। अन्यथा कोई मतलब कम्युनिकेशन करे नहीं जाएगा। ठीक है। हम लोग सिंपल ईमेल जब लिख के भेजते हैं या मुझे एप्लीकेशन, सिंपल सोचिए ना, अगर आपको छुट्टी लेना रहता है तो आप एप्लीकेशन लिखोगे, सेवा में प्रधानाध्यापक, स्कूल का नाम, विषय अवकाश के संदर्भ में महोदय सविनय निवेदन यह है कि प्रार्थी को आवश्यक कार्य पड़ जाने के कारण विद्यालय में आप आने में असमर्थ हैं या तो 1 दिन की छुट्टी देने का कष्ट करें आपका आज्ञाकारी छात्र या छात्राएँ। तो वहाँ पे क्या हो रहा है? आप अपनी बात को कम से कम समय में कह रहे हो और जो भी बात वहाँ पे लिख रहे हो उसका कुछ ना कुछ मीनिंग, अर्थ निकल रहा है। ये होना चाहिए कि जो कम्युनिकेशन हम कर रहे हैं, जो उसमें शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका मीनिंग होना चाहिए। जैसे मैं कुछ पूछूंगा आपसे कि आम खाने में कैसे लगते हैं? मीठे लगते हैं। तो ये हो गया अर्थ। जो आप उत्तर दे रहे हो रहा है अर्थ। खट्टे भी होते हैं। खट्टा खाते हो क्या? तीसरा क्या है? स्पष्ट एवं सही। स्पष्ट का मतलब साफ साफ, साफ सुथरा। सही का मतलब सही उच्चारण होना चाहिए। अब स्पष्ट एवं सही, सही का मतलब क्या? हमें व्याकरण का ध्यान देना पड़ेगा। जैसे मैं पूछूंगा कल तुम कहाँ जाओगे, भविष्य से रिलेटेड है। अगर मैं ये पूछूं कल तुम कहाँ गए जाओगे, या फिर उसमें कुछ ग्रामेटिकल एरर हम लगा दे रहे हैं, तुम खाना खाए या खाना खा चुके, इस प्रकार का मतलब उसका समय है भविष्य से, लेकिन जो वाक्य सेंटेंस बोल रहे हैं वह भूतकाल से चला जा रहा है, पास्ट से चला जा रहा है, तो फिर वहाँ मतलब नहीं है कम्युनिकेशन के। ये सब बात हमें ध्यान देने चाहिए और स्पष्ट होने चाहिए, साफ साफ होने चाहिए, टू द पॉइंट होने चाहिए। क्यों सरस्वती, कितना रोटी खाती हो शाम में? क्या खाती हो तब? चावल। कितना ग्राम खाती हो? देखो, है ना, वो कह रही है पता नहीं, मतलब क्या? स्पष्ट वो नहीं है। तो कम्युनिकेशन में स्पष्ट होना जरूरी है। अगर हम पूछते हैं किसी से, कोई हमसे पूछे सर आप कितना रोटी खाते हो, अरे यार 5-6 रोटी हम खा लेते हैं। भैया 5 खाते हो कि 6 खाते हो? कन्फ्यूज़न है, स्पष्ट नहीं है। एक्चुअल में 2 ही रोटी खाता हूँ, तो ये नतीजा है। 5-6 खाने का पता नहीं क्या नतीजा होगा। तो जो हम आंसर देंगे, जो कम्युनिकेशन करेंगे, उसका मतलब साफ साफ होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, सही होना चाहिए। अगला है हमारा पूर्णता। क्या है इसका मतलब? हाँ, मैं पूछ रहा हूँ कि आपके पापा कहाँ हैं, आप कहोगे मेरे पापा, उसी पे शांत हो गए। क्या वो वाक्य पूरा है? नहीं। तो आप जो कम्युनिकेशन कर रहे हो, जो सेंटेंस, जो शब्द का इस्तेमाल करोगे, पूरा कंप्लीट होना चाहिए, आधा अधूरा नहीं रहना चाहिए। ठीक है। बताओ समय हम क्या पढ़ा रहे हैं? क्या मैं क्या पढ़ा रहा हूँ बताओ? नहीं पता?
तुम बताओ, पहले खड़ी हो जाओ तुम, अब बताओ, जोर से बताओ क्या पढ़ा रहे हैं। तुम बताओ, तुम बताओ क्या पढ़ा रहे हैं। वेरी गुड, बैठो, यही पढ़ा रहे हैं कि जो हम कम्युनिकेशन करेंगे, जो बातचीत हम करेंगे, उसमें कौन कौन से तत्व हैं जो ज़्यादा प्रभाव देंगे। आप कम बोलोगे ना तो आपका हर कोई सुनने के लिए तैयार है, ज़्यादा बोलोगे कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। कम बोलिए, अच्छा बोलिए, अर्थपूर्ण बोलिए, संक्षिप्त बोलिए, स्पष्ट बोलिए, सही बोलिए, और जो बोलिए कंप्लीट बोलिए, आधा अधूरा नहीं बोलना है। ये बताओ, इसमें कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है? आप जानते भी हो, इसका इस्तेमाल करते भी हो, बस थोड़ा सा समझ के लिख भर देना है, टू द पॉइंट, और कुछ नहीं करना है। इसमें कोई क्या समझाएगा, ज़रा बताओ तो। सब लोग करते हैं ना, तुम भी करती हो, हर कोई करता है ये। और अगला क्या पॉइंट हो सकता है? क्या है इसका मतलब? डिसिप्लिन होना चाहिए, मतलब एक रिस्पेक्ट होना चाहिए। जैसे बड़े को कहेंगे आप, छोटे को कहेंगे तुम, इस तरीके का होना चाहिए, एक शिष्टाचार होना चाहिए, रिस्पेक्ट होना चाहिए। इसके बाद वैचारिक लक्ष्य, मतलब कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का मतलब होता है विचार विमर्श। मतलब कोई भी हम बातचीत करते हैं तो विचार विमर्श होता है, आपस में समझौता हम करते हैं। हम कुछ बोलेंगे, आप कुछ बोलोगे, तो आपस में क्या हो रहा है? कंसिडरेशन हो रहा है, विचार विमर्श हो रहा है। तो ये सभी मेरे लिए क्या है? एलिमेंट हैं। किसके? संप्रेषण के आवश्यक तत्व। देखो पीडीएफ मैंने सेंड कर दिया, जो मेन पॉइंट था समझाने के लिए मैंने समझाया, और यहाँ पे बोर्ड में मैंने लिख दिया। ठीक है, पहला लेसन मेरा हो गया समाप्त। दूसरा लेसन है हमारा व्यावसायिक संप्रेषण के प्रकार, टाइप ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। मैं कहा था ना कि 1 महीने में ख़त्म कर दूंगा, दोनों हो जाएगा ना। टाइप ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन, मतलब बिजनेस कम्युनिकेशन का प्रकार। क्या पढ़ेंगे? बिजनेस कम्युनिकेशन का प्रकार। 2 प्रकार के होते हैं। पहला क्या है? शाब्दिक अशाब्दिक। शाब्दिक का मतलब जिसे लिखकर समझाया जाए। शब्द मतलब क्या? वर्ड। वर्ड मतलब क्या? ए से लेके जेड तक, का से लेके अज्ञा तक, किया तक, पता नहीं जो भी हो आ से ही, मतलब जिसमें शब्द हो, जो हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, जब उसमें शब्द का इस्तेमाल होता है तो मेरा क्या कहलाएगा? शाब्दिक संप्रेषण कहलाएगा। चाहे मैं भले ही कुछ बोलूं, चाहे मैं भले ही कुछ लिख कर आपको दूं, मतलब शब्द का प्रयोग होगा तो होगा। ठीक है, हम यहाँ पे कैसा कम्युनिकेशन कर रहे हैं? शाब्दिक कर रहे हैं। शाब्दिक हो गया है, इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे? वर्बल। शाब्दिक संप्रेषण समझ में आ गया ना। और अशाब्दिक में, जिसमें शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, वहाँ पर भी कम्युनिकेशन होता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? अशाब्दिक कम्युनिकेशन कहेंगे। इंग्लिश में नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। जैसे इशारा करके, और बताओ,
जैसे मैं कहूँगा सच्चिदानंद, ऐसे करूँगा ऐसे ना, इसका मतलब क्या कि तुम मुझे फ़ोन करोगे या मैं तुम्हें फ़ोन करूँगा, मतलब मैं यहाँ कुछ बोला नहीं हूँ, किसी शब्द का इस्तेमाल नहीं, किसी भी इशारा किया हूँ ऐसे, या सच्चिदानंद को कह रहा हूँ, मैं कुछ बोला क्या नहीं, मैं उसको इशारा कर रहा हूँ कि आओ, तो ये तो कम्युनिकेशन हो गया ना, मेरे इशारों को समझ रहा है, समझ रहोगे ना तो आएगा मेरे पास। ये है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जिसमें शब्द नहीं रहते हैं। ओठ पे उंगली रख दूंगा ऐसे, मतलब क्या वेरी गुड, ये सब जल्दी समझोगे तुम इसे क्या कहेंगे, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ऐसे हाथ जोड़ रहे हैं, ये भी तो कोई शब्द तो है नहीं, मतलब विनती कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, आज्ञा ले रहे हैं, ये भी क्या है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। तो कोई पूछेगा टाइप ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन कितने प्रकार के होते हैं, तो पहला हो गया शाब्दिक, दूसरा हो गया अशाब्दिक। शाब्दिक में जिसमें बातचीत करने के लिए, कम्युनिकेशन करने के लिए शब्द का प्रयोग करते हैं, चाहे लिखित हो चाहे मौखिक हो, वो क्या कहलाएगा, शाब्दिक। और जिसमें संप्रेषण करने के लिए, बातचीत करने के लिए शब्द का प्रयोग हम नहीं करते हैं, वो क्या हो जाएगा, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हो जाएगा। समझ में आ गया दोनों, लिख लोगे पक्का। अब ये जो शाब्दिक संप्रेषण है, इसे भी दो भागों में बांटा गया है, एक है मेरा मौखिक और एक है लिखित। मौखिक और आप कहोगे सर इसके बारे में समझा दीजिए, तो इसमें क्या समझा है, बताओ सुमन, इसमें समझाने लायक है कुछ नहीं? बताओ अंजलि, लिखित संप्रेषण से तुम क्या समझती हो, जरा बताओ तो। अंजलि बताएगी, बताओ अंजलि। लिखित संप्रेषण से तुम क्या समझते हो? हाँ, जिसमें हम अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाने के लिए लिखने का प्रयास करें। व्हाट्सएप चलाती हो, फेसबुक चलाती हो, साइकिल चलाती हो चलो बैठ जाओ तब। मतलब व्हाट्सएप जैसे एक एग्जाम्पल है नॉर्मल, तो वहाँ पर भी कम्युनिकेशन होता है। कैसा कम्युनिकेशन होता है? लिखित होता है। वहाँ पर मौखिक संप्रेषण नहीं होता है। लेकिन जब मैं कॉल करूँगा, हेलो का करत बाटे रे तो कैसा कम्युनिकेशन हो गया? ओरल हो गया, वहाँ पे लिखा नहीं है। लेकिन जब लिखते हैं हाय, हेलो, नमस्कार, वो क्या हो गया? लिखित हो गया। तो इसमें कुछ और समझाने लायक है? मौखिक मतलब जिसमें शब्द का प्रयोग करते हैं, लिखते नहीं हैं, और लिखित में जिसमें हम लिखते हैं, वो मेरा हो गया। ठीक है। और अशाब्दिक में 1 2 3 4 5 कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में बांटा गया है। 1 2 3 4 5। पहला मेरा क्या है? विजुअल साइन, दृश्य संकेत। दृश्य संकेत क्या होगा? अच्छा ये बताइए, ये जो मौखिक संप्रेषण है, इसके मीडियम क्या है, माध्यम क्या है मौखिक संप्रेषण के? हाँ बताओ। मोबाइल फ़ोन हो गया, रेडियो हो गया, टेलीविज़न हो गया, आमने सामने आए भी मौखिक संप्रेषण है। हेडफोन लगा के गाना सुन रहे हैं, वो भी क्या है? मौखिक संप्रेषण है। देखो मेरे पास चुनौती भी है वो दुकानदार जो है हमको सिखा दिया, चुनौती भी रखते हैं क्या आप तो अब मालूम है, कान में लगा गाना सुन रहा हूँ, कैसा संप्रेषण, मैं बात कर रहा हूँ, कैसा हो गया?
मौखिक हो गया, और रेडियो हो गया। रेडियो देखे हो? हाँ, तुम तो देखी होगी। और कोई घर में है? ठीक है, वेरी गुड। तो अगर कोई पूछेगा एग्जाम में कि मौखिक संप्रेषण के मीडियम माध्यम क्या क्या है बताइए, टीवी बताओगे, रेडियो बताओगे, मोबाइल बताओगे, और फिर भाषण हो गया, हम यहाँ पे लेक्चर दे रहे हैं, स्पीच दे रहे हैं, भाषण हो गया, और सभा जो मीटिंग जो आपस में बैठ के डिस्कस करते हैं, गांव में जाओगे तो महिलाएं लोग नहीं 3-4 इकट्ठा बैठे पंचायत लगती हैं करने वो हो गया। तो ये सब है। इंटरव्यू हो गया, वो भी तो आएगा इसी में ना। और लिखित में किताब हो गया, कॉपी हो गया। ठीक है। अगर मैं पूछूं कि मौखिक संप्रेषण से क्या फ़ायदा होगा, व्हाट इज़ द मेरिट ऑफ ओरल कम्युनिकेशन? टाइम कम लगेगा, वेरी गुड। जल्दी बातों का आदान प्रदान होगा, समय कम लगेगा, कम खर्चा लगेगा, और गोपनीयता बनी रहेगी। बिल्कुल। जैसे मान लीजिए उधर से लिखित में आया, पता नहीं तुम लिखे हो कि कोई और लिखा है, लेकिन जैसे ये करेंगे हेलो, हाँ पता चल रहा है कौन बोल रहा है, उधर मम्मी बोल रहे हैं, उसके पापा बोल रहे हैं, पता चल रहा है। तो उसके आप समझ जाओगे कि हाँ, विश्वास कर लो कि हाँ अगला क्या कहने वाला है। अरे तुम्हारे मुँह से मैंने सुना, तुमने खुद कहा था। तो ट्रस्ट ज़्यादा होता है मौखिक वाले पे। लेकिन अगर मुझे फ्यूचर के लिए रिकॉर्ड रखना है कि देख 10 साल पहले तुमने यह बात कहा था तो लिखित चाहिए। मौखिक क्या मतलब, आया राम गया राम बराबर हो जाता है। अगर किसी से मुझे कुछ फ़ायदा हो रहा है तो नुकसान भी तो होगा। तो मुझसे आपको नुकसान क्या हो रहा है बताओ? अरे कुछ तो ज़रूर हो, तुम्हारा समय, तुम्हारा कीमती समय बर्बाद हो रहा है यहाँ नहीं हो रहा है, लेकिन बर्बाद हो रहा है, भले अच्छे के लिए जाए। हाँ, ये बताओ, इसका तो फ़ायदा आपने बता दिया, समझ भी लिया। जब फ़ायदा हो रहा तो नुकसान क्या होगा? ओरल कम्युनिकेशन से नुकसान क्या होगा? हाँ बिल्कुल बता सकता है। और तुम लोग बताओ, छात्राएं लोग बताओ क्या नुकसान होगा? वो कायम नहीं रहेगा, बोलेगा नहीं हम कभी नहीं किए थे, यह बात हो सकता है ना। इसलिए ग्रुप में कोई मैसेज लिखने से पहले हम सोचते हैं, वो तो रिकॉर्ड हो जाएगा, लिखित हो जाएगा। बाद में कहोगे देखिए सर आपने मैसेज किया था, आप आए नहीं तो सबूत रहेगा वो। और कभी कभी क्या होता है कि हम बातचीत करते हैं, मेरा कहने का मतलब रहता है कुछ और, अगला समझ लेता है कुछ और, तो वहाँ पे दिक्कत है, परेशानी है। ऐसा होता है, सबके साथ होता है। इसके बाद अगर मान लीजिए आपको बात करना तो छोटा शब्द का इस्तेमाल करोगे, छोटे वाक्य का इस्तेमाल करोगे। अब बहुत बड़ा मैटर समझाना है तो बोलते 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 थक जाओगे, लिख कर भेजना वो ज़्यादा सूटेबल रहेगा। तो ओरल कम्युनिकेशन में जो बात होती है वह संक्षिप्त होती है, छोटे रूप में होती है। फ़ोन पे कितना बात करोगे, 2 मिनट 3 मिनट, लेकिन लिखित रहेगा तो बढ़िया से बाकायदे से पूरा किताब भेज दोगे कहीं पर, लो भाई पढ़ो समझो अपना बुझो। और ओरल कम्युनिकेशन का जो उपयोग होता है, इस्तेमाल होता है, छोटे से समय के लिए होता है, छोटे क्षेत्र के लिए होता है। बड़े क्षेत्र में इसका प्रयोग हम नहीं कर सकते हैं। भाई हम बात करेंगे, फ़ोन लगाएंगे तो एक समय पे एक ही लोग से ना बात कर पाएंगे हम। अगर मैं फ़ोन लगा रहा हूँ तो एक साथ एक ही लोग से बात करेंगे, लेकिन अगर हम लिखित दे रहे हैं तो एक साथ सभी के पास चला जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप है, लगभग 94-95 लोग होंगे, तो एक बार हम मैसेज टाइप कर दिए तो 94 के पास चला गया ना तुरंत। और वही सबके पास बैठ के फ़ोन लगाते 94 लोगों को, कितना समय लगता मेरा?
ये भी दिक्कत है। ये सब आपको याद रखना पड़ेगा। यहाँ पे एक विद्वान है फ्रांसिस जे बर्जिन, नाम याद रखोगे, मैं लिख दे रहा हूँ। फ्रांसिस जे बर्जिन, इंग्लिश में भी लिख दे रहा हूँ। ये कौन है? विद्वान है, आपके जैसे, मेरे जैसे। इन्होंने इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए एक फॉर्मूला दिया था, उस फॉर्मूले का नाम है 7C। क्या नाम है? कोई भविष्य में आपसे यह जरूर पूछेगा कि 7C किसने दिया था? फ्रांसिस जे बर्लिन, क्या नाम है, बर्जिन ने दिया था। क्या दिया था? 7C दिया था। वो 7C क्या है? मतलब इंग्लिश का एक वर्ड है जो C से ही शुरुआत होता है, जिसमें मेरा पहला है क्लियर। क्या है? क्लियर। अब क्लियर में मुझे मैं क्या समझाऊँ आपको? ऑटोमेटिक मतलब साफ होना चाहिए। क्लियर के बाद क्या है? कंप्लीट होना चाहिए। कंप्लीट के बाद कंसाइज होना चाहिए, मतलब संक्षिप्त होना चाहिए। इसके बाद करेक्ट होना चाहिए, कैंडिड होना चाहिए, कंक्रीट होना चाहिए, कॉर्टियस होना चाहिए। कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7, यही 7C है। मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, क्लियर, कंप्लीट, कंसाइज, करेक्ट, कैंडिड, कंक्रीट, कॉर्टियस। ये 7C आपको याद रखना पड़ेगा, लेकिन कर तो पाओगे नहीं, लेकिन 2 बार 3 बार पढ़ोगे जो ऑटोमेटिक कुछ ना कुछ बैठ ही जाएगा। तो ये महोदय जो हैं यही 7C दिए थे, जो क्या बताता है कि जो कम्युनिकेशन है वह कैसे इफेक्टिव रहेगा। यही 7C आपको याद रखना है। इसका PDF तो सेंड किए हैं ना, लगभग सबके पास होगा ही। जिसके पास नहीं है ग्रुप में अपना शेयर कर लोगे इधर उधर, लेकिन मुझे परेशान नहीं करोगे। अब ये बताओ, लिखित संप्रेषण में क्या क्या मीडियम, माध्यम शामिल है? लेटर हो गया, पत्र, टेलीग्राम हो गया, और न्यूज़पेपर हो गया, और अच्छा कोई इधर में अच्छा रेस्टोरेंट है जहाँ पे बैठ के खाया पिया जा सके? क्यों हंस रहे हो? अकेले मैं जाऊंगा, आप बताओ। कोई है रेस्टोरेंट अच्छा नौतनवा में? बताओ मॉनिटर, तुम्हारा जिम्मेदारी है बाबू। चलो मान लो एक पेट्रोल पंप के बगल में राजस्थान स्वीट है, उसके बगल में रॉयल स्वीट है ना? तो वहाँ पे जाते हो खाने के लिए, तो सामने मेनू ला के दे देगा आपको। चाय इतना रुपया, लाल मोहन इतना रुपया, काला जामुन इतना रुपया, फलाना ढिंकाना इतना इतना रुपया। वो भी क्या, लिखित संप्रेषण ही तो हो रहा है। दुकानदार आपको बोलेगा नहीं भैया इतने इतने का सामान है, दे देगा, लो पढ़ो, जो ऑर्डर करना है करो उसमें से। उसे क्या कहते हैं? मेनू कहते हैं। क्या कहते हैं? मेनू। तो मेनू भी मेरा क्या होगा? लिखित संप्रेषण का एक मीडियम होगा। और फैक्स, फैक्स जानते हो? बताओ कैसे फैक्स वर्क कैसे करता है? वर्क कैसे करता है, काम कैसे करता है? बहुत पहले जब हम क्लास 9, 10, 11 में थे तभी हम फैक्स देखे थे, उसके बाद ये ख़त्म हो गया फैक्स। होता क्या था कि मेरे पास टेलीफोन है, आपके पास टेलीफोन है, और उस टेलीफोन से एक मशीन जुड़ी रहती है जिसे कहते हैं फैक्स मशीन, और मेरे टेलीफोन से भी एक मशीन जुड़ी रहती है जिसे कहते हैं फैक्स मशीन। मुझे कोई डॉक्यूमेंट सेंड करना वहाँ पे, तो उसके मशीन में पेपर होना चाहिए, मेरे मशीन में भी पेपर होना चाहिए। कोई डॉक्यूमेंट है तो डॉक्यूमेंट हम उस मशीन में डालेंगे, ऐसे वो क्या करेगा? स्कैन करेगा, टेलीफोन के तार से उस फैक्स मशीन के पास भेजेगा, फिर वहाँ से ऑटोमेटिक प्रिंट आउट निकल के वहाँ पे चला जाएगा। इसी को कहते हैं फैक्स मशीन। आप ना के बराबर, सिंपल मोबाइल में फ़ोटो खींच दिए, व्हाट्सएप, भैया तुम प्रिंट आउट अपना निकाल लो वहाँ पे। ना तो फैक्स मशीन का ज़रूरत है, ना टेलीफोन की ज़रूरत है, भी पैसा बचा, वो भी पैसा बचा। तो तकनीक ने उसको बदल दिया। मेल करवा देते हैं। आपने छात्रवृत्ति का फॉर्म भरा है ना, मेल करवाए हो ना?
एहसान कर रहे हो मेरे ऊपर तब जाके करवाओ। पैसा से आएगा नहीं छात्रवृत्ति का, आएगा तो 10,000 12,000 रुपया आएगा, किस्मत रहा तो तो फैक्स मशीन का उपयोग अब नहीं होता है, बहुत कम, ना के बराबर होता है, लेकिन ऐसे वर्क वो करता है। डायग्राम हो गया, रेखा चित्र हो गया, नोटिस लगा रहता है नोटिस ना, वो हो गया। क्वेश्चनियर मतलब प्रश्नावली जो हम बना के करते हैं भी लिखित है, ये सब आपको याद रखना पड़ेगा। क्या फ़ायदा होता है लिखित संप्रेषण से? लिखित संप्रेषण से क्या फ़ायदा होगा? रिकॉर्ड रहेगा, सबूत रहेगा, बाद में आप अपने बात से मुकर नहीं सकते हो, जो कहोगे वो सही है, उस पर आपको मानना पड़ेगा। और एक रूपता रहता है, मतलब आज जो आप लिख रहे हो 20 साल के बाद वही रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं हो पाएगा, साफ रहता है, सुथरा रहता है, उसके ऊपर ट्रस्ट भी किया जा सकता है। अब मान लीजिए आजकल ऐसा ऐप आया है, हम बोलेंगे ऐसे हेलो, उधर से लेडीज़ का आवाज़ बन के चला जाता है, तुम्हें अच्छी तरीके से हाँ वॉइस चेंजर, तो ये तो उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, पता नहीं अगला कौन है, लड़का या लड़की है, होता है ना। लेकिन अगर लिखित रहेगा तो भैया कोई भी रहे, आ तो रहा है मेरे पास, जो होगा देखा जाएगा आगे। तो ये सब फ़ायदे हैं। अगर इससे फ़ायदे हैं तो नुकसान भी हैं। नुकसान क्या है भैया? पन्ना लगेगा लिखने में, कलम का स्याही ख़त्म होगा, समय लगेगा, सोचना पड़ेगा, मेरा असलियत पता चल जाएगा, अरे तो उसको लिखने आता है ही नहीं, मात्रा इधर देना चाहिए उधर से दे दिया, इंग्लिश में लिखने नहीं आता है, ये सब इसका डिमेरिट है। गोपनीयता नहीं रहता है, हम कुछ चिट्ठी लिख के दे रहे हैं कि दिनेश फलाने को देना है, दिनेश बोले सर क्या लिखे, लाओ देखा जाएगा वो पलट के देख रहे हैं, मेरा सारा राज खुल गया। तो गोपनीयता इसमें ना के बराबर रहता है, मतलब रहता है लेकिन ना के बराबर रहता है। लेकिन व्हाट्सएप कोई मैसेज भेजेंगे तो अगला नहीं पढ़ पाएगा, जो जिसके पास मोबाइल है वही पढ़ पाएगा, बीच में दिनेश पढ़ ही नहीं पाएगा। हैक करोगे? नहीं कर पाओगे, लेकिन मैं तुम्हारा हैक कर लूँगा, लेकिन मैं चाहूँ तुम्हारा मोबाइल हैक कर लूँगा, तुम्हारा कॉल डिटेल निकाल लूँगा, SMS निकाल लूँगा, क्या मैसेज भेजे तो वो भी सारा मेरे पास। मेरा एक दोस्त है पुलिस में, उसको नंबर सेंड भर करना है कि भैया व्हाट्सएप कर दो, सारा डिटेल दे देगा। दिनेश बोलेगा हेलो गुड मॉर्निंग गुड नाइट, सारा उस पर आएगा, जान लो बड़ी मार खाओगे। मैं ऐसा नहीं करूँगा, भरोसा रखो, अब करूँगा तो बताऊँगा भी नहीं ये भी जान लो। तो यहाँ पे हमारा अब ये बताओ इस दोनों में कौन सा बेटर है, ओरल या रिटन? लिखित वाले जब बेटर है तो मैं यहाँ फालतू में लेक्चर क्यों दे रहा हूँ, तुम लिखित वाले से संभाल लो अपना। ऐसे हम नहीं कह सकते कौन बेटर है, अपनी आवश्यकता के अनुसार। आप यहाँ पढ़ रहे हो, ओरल भी काम कर रहा है, लिखित भी काम कर रहा है, अगर किसी में फ़ायदा है तो किसी में नुकसान भी है, और किसी में नुकसान है तो किसी में फ़ायदा है। तो यहाँ पे चैप्टर 2 मेरा हो गया समाप्त। चैप्टर 3 है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जिसे आज हम नहीं पढ़ेंगे, कब पढ़ेंगे? कल पढ़ेंगे। तो पढ़ा कौन रहा है? भाग्यशाली हो कि हमसे पढ़ रहे हो।